इतने एक्सटेंशन को जब तक कंट्रोल कर पा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, तब तक फायदा है। ठीक है, तो फिर भी ये रेशियो आपको मिलना मुश्किल है कि भी आपका प्लॉट इतना हुआ और एग्जैक्ट इतना ही बढ़ना चाहिए, ये मुश्किल है। इसलिए एवरी एक्सटेंशन और एवरी रिडक्शन इज अ डिफेक्ट। प्लॉट में कोनों का बढ़ जाना या कम हो जाना वास्तु दोष कहा गया है। फिर आते हैं हमारी एंट्री मुख्य द्वार। तो मुख्य द्वार में ये आपको टोटल 9 प्रकार के मुख्य द्वार अलाउड है। देखो यहाँ पूर्व में ये 2, दक्षिण में ये 2, पश्चिम में ये 2 और उत्तर में ये 3। समझ में आ रहा है आपको? सब कुछ है आपके बुक में, सब कुछ है, आप चिंता ना करें। मैंने कहा लिख लो, मतलब जो नहीं है वो लिखवा दे रहा हूं, और जो है वो इसमें है और बुक में भी है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या होगा कि आपके घर का जो सेंटर बनेगा, ये सेंटर से उत्तर दिशा में ये 3 सेक्शन में मुख्य द्वार अलाउड है। पूर्व में ये 2 सेक्शन में अलाउड है। दक्षिण में लोग कहते हैं कि सर मुख्य द्वार अलाउड नहीं है, ऐसा नहीं है, मुख्य द्वार यहां पर अलाउड है। ठीक है, फिर पश्चिम में इस दिशा में अलाउड है। तो ये आपके बुक में भी दिया गया है। तो ये जो मुख्य द्वार हमें दिख रहे हैं जहां पे राइट साइन किया है, अगर वहां पे मेन डोर है तो ये हमें समृद्धि भी देगा, ये हमें अच्छा स्टेटस भी देगा। ठीक है, ये हमें अच्छी रिलेशनशिप भी देगा। और ये घर की जो स्त्री धन है, माँ, बहू, बेटी, ठीक है, उन सबको भी अच्छा हेल्थ मिलती है। क्योंकि कुछ कुछ मुख्य द्वार ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पर एक मुख्य द्वार अगर यहाँ आ गया, ये 31, 32, ये 1 से लेके 32, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। ये पहले आपने सेक्शन कर दिए, सभी को समझ में आ रहा है? पहले दिशा नहीं रखनी है, पहले आपका जो स्ट्रक्चर है उसके आप 32 सेक्शन बना दो। 32 सेक्शन बनाने के बाद फिर मैग्नेटिक कंपास से चेक करो कि अभी सेंटर से अगर हम चेक करेंगे कि अभी ये उत्तर अगर इधर आया तो इसको नंबर दे दो 29। अगर यही उत्तर आपका इधर आ रहा है तो इसको नंबर दे दो 29। तो 29, 30, 31, 32 वापस 1 से चालू होगा। जहां 0 डिग्री वाला नॉर्थ आएगा उसको 29 नंबर, 29 नंबर दे दो, बाकी के नंबर को हिसाब से बिछा दो जी। वो केस में हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो आगे मैं समझाऊंगा क्या कैसे करना है, क्या करेंगे आगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अभी ये चार्ट आपको दिया गया है, ये वाला चार्ट आपको दिया गया है। ये जो चार्ट है इसमें समझाया गया है कि आपके घर में ये जो 8वां दिशा है प्लस जो ब्रह्म स्थान है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो कि ईशान्य की बात करें तो यहाँ पूजा रूम, मेडिटेशन रूम, एंट्रेंस, बालकनी, ये सब कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक यहाँ पर कर सकते हैं। अवॉइड टॉयलेट, मतलब यहाँ पे टॉयलेट नहीं करना है। अवॉइड किचन, मतलब यहाँ पर रसोई घर नहीं करना है, किचन नहीं करना है। ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अभी आपको चेक करना होगा, जब भी आप घर पे जाओगे तो आपको खुद चेक करना है कि आपके घर में ये स्थिति कैसी बन रही है, आपके घर में मुख्य द्वार की स्थिति कैसी बन रही है, आपके घर में शेप ऑफ वास्तु कैसा है, मतलब प्लॉट का शेप या स्ट्रक्चर का शेप कैसा है। फिर आपके घर में रसोई घर कैसा है, किचन का प्लेटफॉर्म कौन सी दिशा में जा रहा है, बेडरूम में भी सोने की दिशा कैसी बन रही है, हमारा जो सर है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है कि पूर्व की तरफ जा रहा है सोते वक्त, कि उत्तर की तरफ जा रहा है कि पश्चिम की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाद में प्लेसमेंट्स ऑफ कपबोर्ड्स, मतलब कपबोर्ड तो अभी निकल गए, अभी आ गए वार्डरोब्स, तो वार्डरोब की प्लेसमेंट कैसी है, उसके अंदर तिजोरी की प्लेसमेंट कैसी है, लॉकर रखते हैं तो लॉकर की प्लेसमेंट कैसी है। फिर आप चेक करो पोजीशन ऑफ टॉयलेट, डब्ल्यूसी, बाथरूम्स, ये सब चेक करो कि हमारे घर में कौन सी दिशा में बाथरूम आ रहा है, कौन सी दिशा में टॉयलेट आ रहा है। फिर चेक करो कि घर का जो ब्रह्म स्थान है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ब्रह्म स्थान में सिचुएशन क्या बन रही है, कोई दीवार है नहीं है, कोई भारी वजन रखा है नहीं रखा है, ये सारी चीजें हमको चेक करना होगा। क्योंकि जो ब्रह्म स्थान है, वो ब्रह्म स्थान जो होता है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो हमने क्या देखा, हमने हमारा सर देखा, हमारे पैर देखे, एल्बो देखे, हमारे लेग्स देखे। ठीक है, वैसे ही ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये है ब्रह्म स्थान,
जो है हमारा स्टमक एरिया। समझ में आ रहा है आपको? स्टमक एरिया मतलब जितनी भी ऊर्जा है, हमने खाना खाया या हमने पानी पिया, तो सब जाएगा किधर? स्टमक में। प्रोसेस कहाँ होगा? स्टमक में। यहां से जो ताकत बनेगी वो कहां से जाएगी? स्टमक से फैलेगी। स्टमक से ही वो ताकत पूरे शरीर में फैलेगी। वैसे ही वास्तु में सेंटर में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इंफॉर्मेशन वहां प्रोसेस होगी और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो पूरे घर में फैलेगा। अगर सब सही है, अगर ये सब सही है, तो वो मैसेज यहां जाएगा कि सब कुछ सही है, अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस करेगा और वो पॉजिटिविटी घर में फैलाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैसेज जाएगा कि ईशान्य में टॉयलेट है, तो ईशान्य में टॉयलेट वाला मैसेज यहाँ जाएगा तो ये निगेटिवली रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? निगेटिविटी जाएगी तो निगेटिविटी प्रोसेस होके बाहर आएगी। इस हिसाब से वास्तु जो बाउंडेड स्पेस होती है, इसमें इस हिसाब से कायदे कानून चलते हैं। बाउंडेड स्पेस मतलब क्या? अभी हम ये जो स्पेस दिख रही है आपको, ये बड़ा हॉल और बाहर खुला मैदान, वो भी तो स्पेस है। स्पेस है ना, वहां पे आकाश है, खुलापन है, आकाश इधर भी है, लेकिन वहां का जो आकाश है दैट इज ओपन स्पेस। ओपन स्पेस। और ये जो आकाश है दैट इज बाउंडेड स्पेस, बंधा हुआ आकाश। समझ में आ रहा है? बंधा हुआ आकाश। बहुत ही एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। ये पृथ्वी तो एक बड़ा गोल टुकड़ा थी, उसमें बीच में दरारें आई और कुछ कुछ चीजें एक दूसरे से अलग होने लगी। अगर आप ये पूरे टुकड़े को एक करोगे, पृथ्वी के सारे टुकड़ों को एक करोगे, तो पृथ्वी का जो सेंटर आएगा वो आएगा कायरो में, इजिप्ट में। समझ लो आपको, पृथ्वी का केंद्र इजिप्ट में, कायरो में आएगा और वहीं पर ये पिरामिड बनाए गए हैं, क्योंकि उनको केंद्र का मतलब पता था। वो कितने एडवांस लोग होंगे, 5000 10,000 साल पहले जो चीजें उन्होंने बनाई हैं, उनको तब पता था कि पृथ्वी का सेंटर कहाँ है। और आज अगर हमें पृथ्वी का सेंटर निकालना हो तो हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो जिन्होंने उस समय वो पिरामिड पृथ्वी के सेंटर पर बनाए, वो कितने हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे, राइट? तो पृथ्वी के सेंटर पर उन्होंने ये पिरामिड बनाए हैं। तो ये जो पिरामिड है, ये इसका ये एक्चुअल कंपैरिजन है कि ये एक्चुअल पिरामिड की साइज, उसके कंपैरिजन में ये ताजमहल की साइज, और उसी के कंपैरिजन में ये हम खुद, यहाँ पर ये हम खुद है। तो सोचो कि कहा जाता है कि कुछ सैकड़ों वर्ष पूर्व ये छोटे से इंसान को ये ताजमहल बनाने में 20-22 साल लगे। तो आप सोचो कि 5000 10,000 साल पहले इस इंसान को ये बनाने में कितने साल लगे होंगे। उनकी पीढ़ियां तक निकल गई, जनरेशन तक निकल गई, तब जाके ये चीजें बनी। किसके लिए बनी? पृथ्वी के लिए, हमारे लिए। ये कोई डेकोरेशन के लिए बनाई हुई चीज नहीं है। ये एक गिगेंटिक डिवाइस है जो पूरी पृथ्वी की ऊर्जा को सपोर्ट कर रहा है, केंद्र को मजबूत कर रहा है। समझो बात को। यहां पर जो पूरा ये गणित लगाया गया है पिरामिड बनाने के लिए, क्योंकि पिरामिड इज अ मैथमेटिकल डिवाइस, तो ये जो पूरा गणित लगाया गया है वो गणित क्या है? अगर हम अपनी बात करें तो हमारे शरीर में सर से लेके नाभि और नाभि से लेके पैर, नाभि हमारा केंद्र कहा गया है। हमने देखा ना वास्तु पुरुष में भी नाभि केंद्र। तो यहां पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किसी का भी, हमारे परिवार में किसी का भी सेंटीमीटर में आप मेजरमेंट करो कि भाई सर से लेके नाभि और नाभि से लेके पैर, और नाभि से लेके पैर का जो भी सेंटीमीटर में आपको मेजरमेंट मिलेगा उसको डिवाइड कर दो, उसको भागाकार कर दो सर से लेके नाभि वाले मेजरमेंट से, तो आपको जवाब मिलेगा 1.618। किसी का भी, छोटे बच्चे का करो, आपका खुद का करो या बूढ़े बुजुर्ग का करो, सर से नाभि और नाभि से पैर नापने के बाद नाभि से पैर नापने वाला जो भी मेजरमेंट है उसको सर से नाभि वाला जो मेजरमेंट आया उससे आप उसको भाग लो, उसको डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 1.618 और नियरेस्ट टू 1.618
ये कुदरत का रेशियो है। समंदर की जो लहरें उछलती है और जो गिरती है वो भी यही रेशियो में गिरती है। फूल की पंखड़ी का जो अरेंजमेंट होता है वो भी यही रेशियो में होता है। एक शंख होता है, शंख के अंदर जो आकार की आकृति है वो भी यही रेशियो में होती है। तो ये जो 1.618 है ये कुदरत का रेशियो है, कुदरत के साथ हार्मनी में आने का रेशियो है। तो अगर आप ये रेशियो यूज करने लगोगे तो आप कुदरत के साथ हार्मनी में लाने वाला टूल यूज कर रहे हो, ऐसा समझ लो। तो ये जो पिरामिड की हम बात करते हैं, ये पिरामिड का जो गणित है उसका खुद का भी जो रेशियो है वो 1.618 है, गोल्डन रेशियो। हम इसको गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं, मैथमेटिशियंस इसको फिबोनाची सीरीज भी कहते हैं, राइट। किन किन को पता है फिबोनाची सीरीज? जी, फिबोनाची सीरीज में क्या आता है? हाँ जी जी जी, मतलब है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको रेडियो सुनना है, रेडियो सुनना है, कोई एफएम सुनना है, तो वो एफएम की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तभी वो इंफॉर्मेशन आती है ना। वो फ्रीक्वेंसी नहीं करोगे तो वो नहीं आएगी। तो ये जो गोल्डन रेशियो है ये कुदरत की रेशियो है, ये कुदरत की फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी पे अगर हम रहेंगे तो कुदरत के साथ कनेक्शन में रहेंगे, जो भी मांगेंगे कुदरत देगी, समझ लो आपको। तो इतना पावरफुल रेशियो है जो पिरामिड में भी उपयोग में आया है। जी, नाभि से पैर नाप लो, उसको लिख लो। फिर सर से नाभि नापो, उसको लिखो। फिर नाभि से पैर वाला जो मेजरमेंट आया उसको सर से पैर वाला जो मेजरमेंट आया है उसे भाग दो, ठीक है, इजी है। तो वही रेशियो ये 1.618 पिरामिड के अंदर है, समझ लो आपको। और वही रेशियो हमारे अंदर है, मतलब ये जो पिरामिड पावर है ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी में काम करता है, समझ लो आपको, ठीक है। वैसे ही हमारे जो मंदिर होते हैं, पहले हमारे जूने पुराने मंदिर आप देखो उनमें भी वो गोल्डन रेशियो का उपयोग होता था। अब अभी जो बन रहे हैं जरूरी नहीं कि उसमें हो, लेकिन जूने पुराने एंशिएंट टेम्पल्स में वो आपको दिखेगा, वही रेशियो में सारी चीजें बनी होती है। लेकिन अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में मुख्यत्वे दो चीजें होती हैं, एक होता है ये डोम, पिरामिड डोम, और एक होता है ये वाला डोम, ठीक है। ये दो प्रकार के डोम होते हैं, एक ये डोम है जिसको हम पिरामिड डोम कहेंगे और इसको हम सर्कल डोम कहेंगे। ये पिता तत्व है, ये माता तत्व है। अभी हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम कोई मंदिर में जाते हैं ना, हमें बहुत जल्दबाजी होती है, जल्द से जल्द मूर्ति के पास पहुंच जाए। होता है कि नहीं होता है? जल्द से जल्द मूर्ति के पास पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर जो है वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप मंदिर में आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। फिर यहाँ थोड़ी देर ये जो डोम दिख रहा है, जो माता तत्व वाला डोम है, उसके नीचे खड़े रहो। जो प्रार्थना आप एक्चुअल मूर्ति के पास करना चाहते थे, पहले वो प्रार्थना यहाँ करो, और फिर धीरे धीरे आप कॉन्शियसली आगे जाओ और बाद में मूर्ति के पास जाओ। हड़बड़ाहट में जाना वो प्रोसेस नहीं है। मंदिर जो है, मंदिर मतलब क्या? मंदिर, 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 मन का द्वार, मन का द्वार, समझ लेना बात को। मन का द्वार, माइंड के साथ, अपने माइंड को सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मंदिर है। अपनी ऊर्जाओं को, हमारी जो कार है, टू व्हीलर है, उसको हम देते हैं ना सर्विसिंग में, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने हम देते हैं। मंदिर जो है वो हमारा स्पिरिचुअल सर्विसिंग है। इसलिए पहले रोज लोग मंदिर जाते थे। पहले मंदिर जाते थे तो अपना स्पिरिचुअल अलाइनमेंट करके बाद में अपने कामों में जाते थे। स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, अपने सारे चक्रों का अलाइनमेंट, अपनी आभा का अलाइनमेंट, समझे बात को। जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाके हमें कुछ मांगना ही है, उसके लिए वो बने भी नहीं है, उसके लिए वो बने भी नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम एनर्जी कनेक्ट होती है मंदिर के डोम के साथ और मंदिर के सराउंडिंग के साथ, जब हम उसमें प्रवेश करते हैं तो अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना चालू होता है। और उस समय जब आप जो भी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो या परमात्मा के साथ जो भी भाव से कनेक्ट हो जाओ, तो वो काम बनना चालू हो जाता है। मंदिर का ये उपयोग है,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी मंदिर में यहाँ पर चले जाएंगे, अगर ये डोम है, देखो कभी कभी होता है कुछ एंशियंट टेम्पल में यहाँ पर ये मंदिर के बाहर राइट यहाँ पर एक स्तंभ होता है, देखा है हमने बालाजी टेम्पल में कई जगह ऐसा स्तंभ होता है एंशियंट टेम्पल में। तो वो जो स्तंभ होता है वो स्तंभ हमारा मूलाधार चक्र है, वो जो स्तंभ है वो हमारा मूल आधार चक्र है। तो अगर आपको कहीं स्तंभ दिख जाए तो पहले स्तंभ के पास प्रार्थना करो। अभी जैसे इन्होंने गणेश वंदना की, किसी भी चीज की शुरुआत करनी है तो क्या करते हैं हम, चलो श्री गणेश करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमारा श्री गणेश करता है। मूलाधार चक्र के साथ जो गॉड एसोसिएट होते हैं वो है गणेश, समझ लेना बात को। तो श्री गणेश होना, हमारे जीवन का भी जो श्री गणेश हुआ वो मूलाधार चक्र से हुआ। तो किसी भी चीज का श्री गणेश करना मतलब वहां मूलाधार चक्र। अगर कोई कहता है कि सर मैं कुछ शुरुआत नहीं कर पाती हूं, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कोई काम नया चालू नहीं कर पाते हैं, तो उनका मूलाधार चक्र भी डिस्टर्ब हो सकता है। वास्तु को वास्तु के नजरिए से देखेंगे, लेकिन पर्सनल लेवल पे उनका मूलाधार चक्र भी डिस्टर्ब हो सकता है कि जो रूटीन चीजें लाइफ में करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे, बेसिक चीजें लाइफ की नहीं कर पा रहे, तो मूलाधार चक्र भी डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेम्पल टेक्नोलॉजी है, इसमें 3 प्रकार के शेप उपयोग में आते हैं। 3 प्रकार के शेप मुख्यत्वे किसी भी टेम्पल में आप देखोगे, या तो आप सर्कुलर शेप देखोगे, ठीक है, या तो आप त्रिकोण शेप देखोगे, या तो आप स्क्वायर शेप देखोगे, ठीक है। चाहे मंदिर बोले, गुरुद्वारा बोले, लगभग हमको ये 3 शेप वहां दिखते हैं। तो ये 3 ही शेप से सारे यंत्र दुनिया के बनते हैं। कोई भी यंत्र का नाम लो, सारे यंत्रों में ये 3 शेप आपको दिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी हम पिरामिड वास्तु में भी ये 3 ही शेप का उपयोग करते हैं। अब ये 3 शेप माने क्या, तो अगर हमें दोनों ब्रेन को बैलेंस करना है तो जो लोग लेफ्टी है उनको, अभी जो मैं एक्टिविटी बताऊंगा, जो लोग लेफ्टी है उनको वो चीज राइट हैंड से करनी है, और जो लोग राइट हैंड से काम करते हैं उनको वही चीज जो मैं भी बताऊंगा वो करनी है लेफ्ट हैंड से। अगर लाइफ में एक पॉजिटिव स्टार्ट चाहिए तो ये चीज करना है। क्या करना है, 21 डेज आप आज से भी शुरू कर सकते हो, कल से भी शुरू कर सकते हो। 21 दिन आपको रोजाना, अगर आप राइट हैंडेड हो तो लेफ्ट हैंड से, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो राइट हैंड से, मतलब उल्टे हाथ से आपको रोज एक पेज पर ट्राइंगल बनाना है। फिर आपको सर्कल बनाना है, फिर आपको एक स्क्वायर बनाना है। ये ऑर्डर कोई भी हो, चाहे पहले ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, वो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टे हाथ से सफेद प्लेन पेपर पर, अगर मैं राइट हैंडेड हूं तो लेफ्ट हैंड से ट्राइंगल बनाऊंगा, लेफ्ट हैंड से सर्कल बनाऊंगा, लेफ्ट हैंड से, ये दीज आर 3 बेसिक शेप्स। ये जो 3 बेसिक शेप है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्टेड है। और जब आप उल्टे हाथ से ये चीज करोगे तो आप अपने जो सेकंड ब्रेन है, जो कम डोमिनेटेड है, उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो। 21 डेज करो तो आपकी सोच बदलने लगेगी, नए नए विचार आने लगेंगे। इवन आप बच्चों से भी करवा सकते हो। आजकल तो क्लासेस होते हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट करना, ये मैंने आपको पूरी क्लास दे दी 10 मिनट में। वन टाइम करो, एक ही बार करना है। आज एक बार कर दिया, चाहे 2 बार, मतलब एक बार सुबह एक बार शाम करना है तो कर सकते हो, एक बार सुबह एक बार शाम करना है तो कर सकते हो। आइडियली सोने से पहले करो, आइडियली रात को करके सो जाओ। 21 डेज बच्चों को भी करवाओ, बच्चा अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड। अगर आप रियली कुछ इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये 3 पावरफुल शेप है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को और आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इंप्रूव कर देंगे। ये भी वास्तु ही है, ये भी वास्तु ही है। वास्तु मतलब क्या, वास्तु मतलब जिस भी चीज से आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है वो वास्तु। लाइफ इज वास्तु। कहाँ बैठना, कहाँ उठना, कहाँ सोना, कहाँ खाना पीना,
कैसे खाना पीना, कौन सी दिशा की तरफ देख के खाना पीना, ये सब वास्तु ही है, राइट। तो ये भी वास्तु का ही पार्ट है, बट ये इनर वास्तु को पावरफुल करने वाली सिस्टम है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ेंगे।